Now we are going to move on to the metabolism of carbohydrates, जिसमें हम पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, जिसमें ग्लूकोज की ब्रेकडाउन देखेंगे और उसके अंदर आने वाले चेंजेस को देखा जाएगा कि किस तरह एनर्जेटिकली ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एटीपी मॉलिक्यूल एंड एनएडीपीएच मॉलिक्यूल, जो कि रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है इन ऑल द केमिकल रिएक्शंस जो कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। एंड सेकेंड हम उसका स्टेप करेंगे जी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स जो हैं वो जनरेट किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर की जाती है और इस ट्रांसफर के बाद फाइनली वी हैव एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो कि इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, विच इज द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच टेक प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ये करने के बाद वी आर ऑल्सो गोइंग टू डू ग्लूकोनियोजेनेसिस विच इज द सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सिंस दिस इज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट, सो मैंने ये सोचा कि इट्स गुड कि मैं आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऑल्दो ये आप अपने सेकंड बायोकेमिस्ट्री के पार्ट के अंदर भी करेंगे, लेकिन स्टिल इट इज एसेंशियल कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया जाए with respect to the breakdown metabolism of glucose molecule. So we will do glycolysis, gluconeogenesis and oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation के अंदर we will have TCA cycle and we will also do electron transport chain. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जी बायो एनर्जेटिक्स एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये कॉन्सेप्ट बनाना जरूरी है कि बायो एनर्जेटिक्स क्या होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। इन तमाम चीज़ों को जब तक आप समझ नहीं लेंगे, एटीपी सिंथेसिस और एनएडीपीएच मॉलिक्यूल के सिंथेसिस बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड टीसीए साइकिल एंड इवेंचुअली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी है और एटीपी की सिंथेसिस भी है, इस चीज़ को समझना आपके लिए मुश्किल होगा जब तक कि आपको जो बेसिक थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल है विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी कैसे जनरेट होती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए वी नीड टू हैव ए गुड आइडिया अबाउट सम लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड बायो एनर्जेटिक्स। सो आज हम लोग क्या करेंगे जी, आज हम लोग बायो एनर्जेटिक्स और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का जो रिलेशनशिप है एनर्जी ट्रांसफर का और यूटिलाइजेशन का, इसके बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। इसकी जो वीडियो है वो बायो एनर्जेटिक्स पार्ट 1, 2, 3 एंड मे बी 4 के नाम से MS टीम्स के ऊपर भी मौजूद है, यूट्यूब के ऊपर भी मौजूद है। ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस है वो बायो एनर्जेटिक्स के पार्ट 3 के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर वो एक्सप्लेन किया गया है, जबकि 4th पार्ट के अंदर आई थिंक वी हैव TCA साइकिल एंड इफ इट हैज अ 6th पार्ट, तो वहां पर you will see a detailed explanation of electron transport chain and oxidative phosphorylation, which is the synthesis of ATP molecule, right? So we are going to start today with bioenergetics. कोई idea है बेटे bioenergetics क्या होता है? Bio means life, energetics means energy. So bioenergetics actually describes the transfer and utilization of energy. मैंने आपको बताया था कि जितने भी फूड मॉलिक्यूल्स हैं, जो जिस भी किस्म की फूड हम लोग खाते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ए हाईली रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल। एनर्जी की हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी अपनी पहली क्लासेस के अंदर, वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी स्टोर्ड होती है हमारी फूड के अंदर, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, राइट। पोटेंशियल केमिकल एनर्जी है जो कि स्टोर्ड होती है हमारी फूड के अंदर, और हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उस एनर्जी को ट्रांसफर करता है फूड मॉलिक्यूल से हमारे सिस्टम के अंदर एंड देन इसको यूटिलाइज करता है। सो हमारे पास बायोलॉजी की वो फील्ड जो कि पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द फूड मॉलिक्यूल विच आर हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर होते हैं, उनसे एनर्जी को ट्रांसफर करना और यूटिलाइजेशन करना बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, उस चीज को जो एक्सप्लेन करता है दैट इज कॉल्ड बायो एनर्जेटिक्स। देन वी हैव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो कि रिलेटेड है और लिंक्ड है विद बायो एनर्जेटिक्स। This is the process in which proton gradient is produced. ठीक है, प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज की जाती है जो कि रिजल्ट के अंदर ATP सिंथेसाइज करते हैं फ्रॉम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स। ये तमाम जो प्रोसेसेस हैं, ये कुछ पार्ट इसका हमारे पास होता है सेल के अंदर विद इन द साइटोसोल, लेकिन मेजर पार्ट ये एनर्जी की ट्रांसफर यूटिलाइजेशन का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर आता है।
इन तमाम कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स के कुछ लॉज के बारे में पता होना चाहिए। एक्सरगोनिक रिएक्शन क्या होता है, एंडरगोनिक रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है, और किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, वो तमाम चीजें मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगी। राइट, फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को एक यू कैन से एक रिलेशनशिप दिखाऊंगी, एक इक्वेशन दिखाऊंगी, जिसके अंदर आप लोगों ने गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा कभी। अगर आपने थोड़ा सा केमिस्ट्री के अंदर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है तो वो एनर्जी किस तरह यूटिलाइज होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को कि ये एनर्जेटिकली पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, उन तमाम चीजों को डिस्क्राइब करती है। दैट इज कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जी। नाउ देयर इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी। नीचे आप देख रहे हैं एक मंकी है जो कि सो रहा है, ऊपर बनानास लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये इधर कार्टून डालने की मुझे जरूरत क्यों पेश आई? जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी। द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड अ बॉडी, या फिर किसी बॉडी के अंदर जो एनर्जी ऑलरेडी मौजूद होती है, which will be helpful in doing a work. For example, a monkey climb करके ऊपर जाएगा और जाके bananas खा लेगा, तो energy which is stored in that monkey is actually Gibbs free energy. So अगर हम Gibbs free energy की definition करें तो this is the just the measure of amount of energy which is available to do anything, to do any work. लेकिन हम लोग क्योंकि सेल्स की बात कर रहे हैं और यहाँ पर केमिकल प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो गिब्स फ्री एनर्जी एक्चुअली कैलकुलेट करती है टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी सेल के अंदर मौजूद है टू कैरी आउट एनी केमिकल रिएक्शन. सो व्हाट इज गिब्स फ्री एनर्जी? This is the energy which is present inside a biological system to do or carry on a work or chemical reaction. इसके अलावा ये हमें ये भी बताती है कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा. राइट, यहाँ पर आपके सामने एक बाबा जी की तस्वीर बनी हुई है. ये वो बाबा जी हैं जिन्होंने जी एक्सप्लेन की थी, गिब्स फ्री एनर्जी को एक्सप्लेन किया था. केमिस्ट्री के अंदर इस टर्म को उन्होंने डिटर्मिन किया था और इन्होंने ये रिलेशनशिप बनाया था जिसके अंदर यू सी यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, वी हैव दिस डेल्टा जी. डेल्टा ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ चेंज. जी इज द फ्री एनर्जी और द गिब्स फ्री एनर्जी विच इज इक्वल डेल्टा एच. डेल्टा मतलब चेंज, यहाँ पर भी डेल्टा मतलब चेंज, एंड दिस एच इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग ए केमिकल, ये हमारे पास टर्म है जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं. एंथैल्पी होती है जी किसी भी बॉडी के अंदर जितनी भी हीट मौजूद होती है, टोटल हीट कंटेंट. राइट, और जब हम इसके अंदर चेंज कर रहे हैं इसका मतलब है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर एनर्जी जो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज द चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ अ सिस्टम. राइट, देन वी हैव द साइन ऑफ नेगेटिव, उसके साथ टी लगा हुआ है. टी हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है टेम्परेचर का, जो कि केल्विन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है. देन वी हैव डेल्टा व्हिच इज आल्सो द चेंज, एंड देन वी हैव अ साइन एस. S is representing the process of the concept of या जो हमारा टर्म है जी एंट्रोपी की. एंट्रोपी हमारे पास किसी भी चीज के अंदर रैंडमनेस को या डिग्री ऑफ डिसऑर्डर को मेजर करती है. ये तमाम केमिस्ट्री की टर्म्स हैं एंड दीज थ्री पुट टुगेदर आर हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द टोटल फ्री एनर्जी चेंज व्हिच इज प्रेजेंट इन system to carry out a work or to carry out a chemical reaction, and it predicts whether a reaction is going to be spontaneous या फिर non spontaneous, which means के ये reaction positive direction में जाएगा, forward जाएगा, reverse जाएगा, या फिर ये equilibrium receive करेगा. इसके अंदर energy का change आने वाला पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. इन तमाम चीज़ों को ये रिलेशनशिप एक्सप्लेन करता है, एंड दैट रिलेशनशिप वाज एक्चुअली ये बीच में जो रिलेशनशिप है इसको एक्सप्लेन किया था हमारे पास विलियर्ड गिब्स ने, और ये एक अमेरिकन साइंटिस्ट था. इस वजह से यहाँ पर इसको क्रेडिट देना वाज इम्पोर्टेंट. राइट, अच्छा, राइट साइड पे आप देखिए कि यहाँ पर मैंने एक कार्टून फिगर लगाई है जिसके अंदर यू सी कि योर रूम इज गेटिंग मेस्ड अप स्पॉन्टेनियसली. वो चीजें जो कि खुद ब खुद हो जाती हैं, जिनको हमें करने के लिए कोई खास एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, These are called as spontaneous reaction. आप अपने कमरे को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपनी वार्डरोब को एक ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने बैग को ऑर्गेनाइज करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हर चीज एवरीथिंग इज मेस्ड अप.
राइट आप अपनी पढ़ाई को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब कोर्स कंटेंट ज्यादा हो जाता है, जब असाइनमेंट ज्यादा हो जाती है, एवरीथिंग गेट्स मेस्ड अप. सो देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ नेचर के बहुत सी चीजें स्पॉन्टेनियसली होती हैं और वहां पर रैंडमनेस या फिर जो एंथैल्पी है, जो एंट्रोपी का चेंज है, ये हमेशा बढ़ता ही जाता है. तो वो तमाम रिएक्शंस, आपने एक चीज याद रखनी है कि वो तमाम रिएक्शंस जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं, वहां पर एनर्जी चेंज इज गोइंग टू बी नेगेटिव. अब यहाँ पर मतलब दे लूज एनर्जी, एनर्जी का लॉस होता है, नेगेटिव का मतलब ये है. सो यहाँ पर ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दैट ऑकर ऑटोमेटिकली, और इसके अंदर आपको ज्यादा एनर्जी लगानी नहीं पड़ती बल्कि उसमें से एनर्जी रिलीज होती है. एंड दैट्स व्हाई जब एनर्जी रिलीज होगी इट्स गोइंग टू कैरी अ नेगेटिव साइन. ओके, सो ओके राइट, ये फिगर लेट आई है. ओके राइट, ओके, आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ व्हाट आर, मतलब केमिकल रिएक्शन की टर्म्स के अंदर अगर हम एक्सप्लेन करें कि व्हाट आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस एंड व्हाट आर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. वो रिएक्शन जो कि ऑटोमेटिकली हो जाएं, दे आर स्पॉन्टेनियस. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्टीप से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे, एक पहाड़ पे चढ़ें और उधर से नीचे उतरने की कोशिश करेंगे, तो यू विल, आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी या कम एनर्जी लगानी पड़ेगी नीचे उतरने के लिए? इनफैक्ट अगर आप एक स्टीप से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंकेंगे तो क्या होगा? बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आप उसको सिर्फ एक धक्का देंगे और वो बॉल नीचे की तरफ रोल करता हुआ खुद ब खुद चला जाएगा. लेकिन अगर आप एक बॉल को स्टीप के ऊपर फेंकने की कोशिश करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकने की कोशिश करेंगे, तो आपको कॉन्स्टेंटली उसको पुश करना पड़ेगा ऊपर ले जाने के लिए, बिकॉज देयर इज ग्रेविटेशनल पुल जो कि, और इसके अलावा इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है वो उसको नीचे की तरफ खींचेगा. इसी तरह अगर यहाँ पर आपके सामने दो प्रोसेस दिखाए गए हैं, एक है जिसके अंदर वुड बर्न कर रही है, लकड़ी है उसको आग लगी हुई है, और दूसरी तरफ आपके पास प्रोसेस है जी फोटोसिंथेसिस का. जहां पर लकड़ी को आग लगेगी वहां पर अगर हम लकड़ी को एक दफा जला देते हैं, आई मीन किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए. वी नीड एन एक्टिवेशन एनर्जी. एक्टिवेशन एनर्जी लगा देने के बाद, एक रिएक्शन को स्टार्ट कर देने के बाद, जब रिएक्शन खुद अपना बाकी काम कर ले, बाकी इट कैन टेक केयर ऑफ इट्स ओन सेल्फ, दैट इज कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. जैसे कि अगर लकड़ी को हमने आग लगा दी तो ऑटोमेटिकली बाकी तमाम वुड इस आग से जलती रहेगी. ये ऐसे ही है जैसे कि अगर आपने स्टीप के ऊपर एक बॉल को धक्का दे दिया तो वो ग्रेविटेशनल एनर्जी के अंदर नीचे की तरफ मूव करता रहेगा जब तक कि प्लेन ना आ जाए, जब तक कि सीधा मैदान ना आ जाए, राइट. लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखें, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को देखें, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जब सूरज निकलता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो प्लांट के सेल्स हैं, दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये अपना ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं, और ग्लूकोज की सिंथेसिस के अंदर व्हाट दे डू, ये कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, ये सनलाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं. फोटो सिस्टम इसके अंदर चलता है. फोटोसिंथेसिस 1 और 2 दो पार्ट है फोटोसिंथेसिस के, और नीचे से वाटर को लेते हुए दे मेक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये अपनी फूड एनर्जी को जनरेट करते हैं. लेकिन इस प्रोसेस के दौरान अगर कार्बन डाइऑक्साइड बंद हो जाए या अंधेरा हो जाए या फिर इसके अंदर वाटर की सप्लाई कम हो जाए तो रिएक्शन इज गोइंग टू स्टॉप. लाइक इस प्रोसेस को चलाने के लिए वी नीड टू हैव अ कंटिन्यूअस इनपुट ऑफ एनर्जी. सो ऑल द रिएक्शंस दैट वुड जस्ट स्टार्ट with the activation energy and then they would happen automatically and they would not require any constant input of energy, these are spontaneous reactions, these ones, right. And the reactions जो कि हमारे पास require करते हैं constant energy की source जिनको चाहिए, ये वाले reactions, these are called as non-spontaneous reaction. Okay, these are non-spontaneous and these are spontaneous reaction. They can take care of themselves once they have been activated or initiated. हम इनको start करने के लिए तो हमें energy चाहिए, लेकिन later on they can take care of themselves. जबकि हमारे पास वो process that would require a constant input of energy, they are called as non-spontaneous reaction. Okay, then यहाँ पर we have another example of spontaneous and non-spontaneous reaction. Leisure activities, you do not need a constant input to play, to eat, and वो जिस तरह वो बचपन के अंदर टीचर कहा करती थी ना, हमें तो कहा करती थी, अब सिस्टम काफी चेंज हो गया है कि खाना खाने तो नहीं भूला, खाना तो नहीं आपको खाना भूला, लेकिन आपको होमवर्क करना भूल गया, ठीक है.
खाना खाना इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर हमें खास एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, बस हम ऑटोमेटिकली शवारमे की तरफ, बर्गर की तरफ दौड़े चले जाते हैं। लेकिन होमवर्क करने के लिए हमें कांस्टेंट पीछे से टीचर का पुश, या फिर हमारी जो अम्मी है वो हमें कह रही बेटा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, राइट। दीज आर आल्सो टू एग्जांपल्स ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, राइट। अब ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो हमें बताती क्या है, वो हमें ये जो पीछे हमने रिलेशनशिप पढ़ा था डेल्टा जी वाला, डेल्टा जी इज इक्वल टू एच और एस, और साथ में टी हमारे पास कांस्टेंट था इसमें टेम्परेचर का। तो ये हमारे पास जो रिलेशनशिप था ये बेसिकली हमें बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल होगा या नहीं होगा, और सेकंड स्पॉन्टेनियसली होगा या नॉन स्पॉन्टेनियसली होगा। So that relationship was actually telling us whether, ये आप यहाँ पे देखिए, change in the free energy, और आगे G नॉट के साथ एक और रिलेशनशिप है यहाँ पर, ये मैं आपको बताऊंगी what is this, and then we have RT, गैस कांस्टेंट है और साथ में यहाँ पर टेम्परेचर है, this is natural log, and then we have molar concentration of the product और molar concentration of the reactant, ठीक है। यहाँ पर एक सिंपल रिएक्शन इन्होंने बताया है, इस रिएक्शन के अंदर A is being converted into B, ये हमारे पास जी इसके अंदर रिएक्टेंट है, इसको मैं R से प्रेजेंट कर देती हूँ, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसको मैं P से प्रेजेंट कर देती हूँ। दिस इज नेचुरल लॉग and this is temperature and this is pressure, gas pressure, ठीक है, G, ठीक है, and this is, इसके ऊपर नॉट मौजूद है, this is standard, और उसके बाद डेल्टा G मैंने आपको बताया है, डेल्टा is always the change and this is free energy, right, this is F, free energy, right. So this relationship basically tells whether a reaction is possible or not first, second is going to tell कि इसके अंदर ये रिएक्शन डिपेंड किस चीज पे करता है। यू सी यहाँ पर ये स्टैंडर्ड, ये जो चेंज इन द फ्री एनर्जी किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज के ऊपर, गैस और टेम्परेचर के कांस्टेंट्स के ऊपर, इसके अलावा ऑन दी ये जो हमारे पास ब्रैकेट होती है ना, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती है। सो दिस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसका अमाउंट ज्यादा है या हमारे रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है या प्रोडक्ट का ज्यादा है, ठीक है। अगर हमारे पास किसी भी रिएक्शन के अंदर जो हमारे पास जो रिएक्टेंट है इसका अमाउंट ज्यादा होगा तो इट विल मूव टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये ऐसी वाली सिचुएशन हो जाएगी जिस तरह के एक बॉल है जिसको आपने धक्का दिया है, इट्स गोइंग टू मूव डाउन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इट्स गोइंग टू मूव डाउन, और ये तब तक मूव करती रहेगी जबकि हमारे पास एक प्लेन आ जाएगा, जब प्लेन आ जाएगा तो ये रुक जाएगी, ठीक। तो हमारे पास मोलर concentration of the reactant and product actually tells us whether the reaction is going to be spontaneous, और ये हमारे पास डाउनहिल जाने वाला, this is a spontaneous reaction, right। अगर हमारे पास you see ये जो प्रोडक्ट है इनकी कंसंट्रेशन लो है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से जो है ना वो चलना शुरू कर रही हूँ, ठीक है, दिस इज मी, ओके, मेरे तो बाल भी हैं, so this is me, I am going, if I am going uphill तो I will require a lot of energy to move upward direction के न जाने के लिए I will lose a lot of energy, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मुझे पसीना भी आ गया क्योंकि I am losing energy। So when you are moving upward तो रिएक्शन का मतलब है कि इसका अमाउंट कम है, इसका अमाउंट ज्यादा है, तो इस डायरेक्शन में जाने के लिए it requires energy। So moving from B to A is going to be a non-spontaneous reaction। So ये जो हमारे पास रिलेशनशिप है ये थर्मोडायनामिक की रिलेशनशिप है, और ये रिलेशनशिप बेसिकली में बताती क्या है कि किसी भी सिस्टम के अंदर एनर्जी कंटेन्ड है या नहीं है, दूसरा वो एनर्जी किस तरह यूटिलाइज होगी फॉर प्रोसीडिंग अ रिएक्शन, और वो रिएक्शन पॉजिटिव होगा या फिर वो रिएक्शन नेगेटिव होगा। यहाँ पर आप देखिए आई हैव गिवन दिस एग्जांपल, एक यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर वी आर कैलकुलेटिंग द चेंज इन द फ्री एनर्जी डेल्टा जी, जो कि दिस कैन बी पॉजिटिव और दिस कैन बी नेगेटिव। वो तमाम रिएक्शन जो कि स्पॉन्टेनियस हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर if we are moving downhill, ठीक है, हम अगर नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो हम दौड़ के नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है, और अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है,
तो दिस इज गोइंग टू ओके एंड पसीना बना दूं मैं, क्योंकि दिस इज गोइंग टू टेक एनर्जी, ठीक है। अब जब ये हमारे पास, ये आप रिएक्शन देखिए, वी हैव अ रिएक्शन जिसके अंदर वी हैव द इनिशियल स्टेट ए, इट इज चेंजिंग इनटू स्टेट बी, और इस स्टेट के अंदर यू सी देयर इज इट्स, ये हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी है जिसने इसको ट्रांजिशन स्टेट के अंदर लाया, देन इट इज बीइंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, राइट। और ये जो एनर्जी है ये सिस्टम लूज कर रहा है, ठीक है। जब ये लूज कर रहा है विच मीन्स कि ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, बी की कॉन्सेंट्रेशन लो है, और इसको बनाते हुए इट इज लूजिंग एनर्जी। दिस इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट। आप देखिए ये हमारे पास प्रोग्रेस है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है, और चेंज इन द फ्री एनर्जी सिंस इट इज लूजिंग एनर्जी, इसके अंदर नेट एनर्जी का, ये एनर्जी का लॉस हो रहा है बेटे, दैट्स व्हाई दिस इज अ नेगेटिव रिएक्शन, ठीक है। दिस इज अ नेगेटिव रिएक्शन, डेल्टा जी इसके अंदर इज गोइंग टू बी अ नेगेटिवली चार्ज एंटिटी, क्योंकि इसके अंदर द एनर्जी इज बीइंग लॉस। अब ये रिएक्शन क्या होगा, एंड्रोगोनिक होगा या एक्सर्गोनिक होगा? एंड्रोगोनिक होता है जो एनर्जी को अंदर लेता है, जबकि एक्सर्गोनिक वो रिएक्शन होता है जो कि एनर्जी को रिलीज करता है, बिकॉज दिस इज नेगेटिव बिकॉज एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट, राइट। सो दिस इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन, राइट। जबकि ये जो हमारे पास रिएक्शन है जिसके अंदर यू आर मूविंग अप हिल, आप पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो वहां पर क्या है, वी हैव दिस इनिशियल स्टेट विच हैज लो एनर्जी एंड देन इट इज पुटिंग द एनर्जी कॉन्स्टेंटली, और उसके बाद ये फाइनल स्टेट ए के ऊपर एनर्जी इस्तेमाल हो रही है, सिस्टम के अंदर लग रही है, बाहर से अंदर जा रही है। That's why we can say that change in the free energy, it is positive. This is a positive value. This is where the reaction is proceeding. ये हमारे पास इसकी initial state है which has low energy. The final state has high energy because इसने energy consume की है इस process ने, और यहाँ पर ये B से लेकर और बीच में इसकी transition state दिखाई जा रही है, and the free energy is going to be positive in nature, right? So the change in the free energy can be, जी बेटे बोलिए। मैम ये पॉजिटिव क्यों है, दोबारा बता दें। बेटे देखिए यहाँ पर एनर्जी लूज की, सिस्टम ने कम हो गई ना एनर्जी, बाहर के सिस्टम बाहर चली गई एनर्जी ए से बी में चेंज होने में, दैट्स व्हाई ये रिएक्शन हुआ एक्सर्गोनिक, इट इज लूजिंग एनर्जी। व्हेन इट इज लूजिंग एनर्जी तो उसका अमाउंट कम हो जाएगा ना एनर्जी का, व्हेन इट इज लूजिंग एनर्जी, ए से बी में जाते हुए इसने एनर्जी को लूज किया ना, एनर्जी इज बीइंग लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, राइट। सो दिस इज नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर नीचे से ऊपर जाते हुए दिस इज ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर हमारे पर नीचे से ऊपर जाते हुए एनर्जी लगानी पड़ रही है जिस्म को, ठीक है। मतलब ये कि हमारा जो रिएक्शन जो ए स्टेट थी उससे बी स्टेट में जाते हुए ये देखिए एनर्जी इसने गेन की, सिस्टम ने बाहर से एनर्जी की एंट्री हुई इसके अंदर, सो दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव एंड दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ आई ये चीज, राइट। तो ये हमारे पास चेंज इन द फ्री एनर्जी जो सा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि एनर्जी कौन से स्टेट के अंदर रिएक्टेंट्स की लो है और कौन से स्टेट के अंदर जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनकी हाई है। ओके, समझ आई बेटे? ओके, देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल दी जा रही है। ये हमारे पास जी जो प्रोसेस है जी ग्लाइकोलिसिस का। ओके, व्हाई इट इज नॉट राइटिंग, वी हैव ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो हमारा फर्स्ट जो रिएक्शन है उसके अंदर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज की सबसे पहले होती थी फॉस्फोराइलेशन, इसके अंदर फॉस्फेट का एडिशन है एंड वी प्रोड्यूस ग्लूकोज 1 फॉस्फेट, ठीक है। यहाँ पर कार्बन नंबर 1 के ऊपर ये एनोमेरिक कार्बन है, इसके ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो जाता है, ठीक है। देन इसके अंदर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, वहां पर हमने फॉरवर्ड रिएक्शन पढ़े थे जिसके अंदर ए पिछली साइड के अंदर अगर आप देखें तो पिछली साइड के अंदर हमने ए से बी, दिस इज इरिवर्सिबल रिएक्शन, राइट। दिस इज ऑल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन फॉर एग्जाम्पल। और अब हम जा रहे हैं टू अ रिवर्सिबल रिएक्शन जिसके अंदर वी सी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट इज बीइंग कन्वर्टेड टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिसके अंदर इस एनोमेरिक कार्बन से ये वाला फॉस्फेट ब्रेक हो रहा है। जब आप ग्लाइकोलिसिस करोगे तो उसके अंदर हाउ दिस phosphate moves from this to carbon number 6, this one के पास कैसे जाता है ये मैं यहाँ पे आपको explain कर रही हूँ। So we have glucose 1 phosphate changes into glucose 6 phosphate। अब इस reaction के अंदर जो change है in the free energy it depend करता है on the concentration of the reactants and the products। So this is the reactant and this is the product and we can say glucose 1 phosphate is being changed into, since it's a reversible reaction, glucose 6 phosphate, ठीक है।
अब ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर हमारे पास ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा. इट डिपेंड्स अपॉन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स, राइट. It depends upon their molar concentration. So ये रिएक्शन एक्सर्गोनिक होगा या एंड्रोगोनिक होगा, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे या कैसे हम इसको प्रिडिक्ट करेंगे. इसके अंदर ये रिएक्शन जो हमारे पास है ये डिपेंड करता है मोलर कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर. यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, ओके इन द नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आप देखें, यहाँ पर आपको क्योंकि कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं इसके अंदर रिएक्टेंट्स जो से हैं, द रिएक्टेंट्स दे कीप ऑन चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट्स अंटिल कि हमारे पास तमाम रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाएं और प्रोडक्ट बन जाए, राइट. ओके, कि तमाम प्रोडक्ट बन जाए. एंड देन जब ये जो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं उसके अंदर जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है, इट गोज ऑन इन द रिवर्स डायरेक्शन. और इसके बीच में एक ऐसी स्टेट आती है जहां पर द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट के लिए आई एम राइटिंग द ब्रैकेट अराउंड इट, is equal to the molar concentration of the product. इसको हम कहते हैं जी इक्विलिब्रियम की स्टेट, राइट. अब ये फॉरवर्ड जाएगा, ये रिवर्स जाएगा, डिपेंड्स अपॉन द मोलर concentration of the reactants and the products. और जब ये इक्वल हो जाएंगे इट्स गोइंग टू बी एट द इक्विलिब्रियम स्टेट. हमारे पास ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, 6 फॉस्फेट के अंदर चेंज हो रहा है. इसके अंदर 1 फेज फॉस्फेट की कंसंट्रेशन 0.9 मोलर है, मोल्स है पर लीटर. और जो बी है मतलब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट 6 फॉस्फेट इज 0.09 मोल्स पर liter. You see the molar concentration of the B product जो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की एग्जांपल दी गई है. इट्स द सेम थिंग अगर मैं पिछले वाले को भी करूँ तो यू सी कि concentration of fructose 6 phosphate is very low as compared to the concentration of glucose. It's really high, right? तो ये हमारे पास जो concentration है, ये reaction है, it is going to be more towards the forward direction. It's going to be spontaneous. ठीक है, ये हमारे पास स्पॉन्टेनियस होगा. एंड देन द रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोसीड और इसके अंदर एक ऐसी स्टेट आएगी जिसके अंदर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑलमोस्ट इक्वल. यहाँ पर चेंज इन द फ्री एनर्जी सिंस गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज गोइंग टू बी नेगेटिव, राइट. देन वी विल हैव अ वैल्यू जहाँ पर मोलर कंसंट्रेशन दोनों की 1 आएगी. ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, ठीक है. ऐसे होता नहीं है बेटे, ऐसे होता नहीं है. ये कॉपी के ऊपर थियोरेटिकली ये हो सकता है, प्रैक्टिकली डजंट हैपन क्योंकि रिएक्शन they don't stop, they just keep on moving in the forward and reverse direction. So ये हमारे पास standard conditions हैं जिसके अंदर molar concentration of the reactant is equal to the molar concentration of the product. Change in the free energy, ये standard free energy है. जो standard free energy delta G थी, it was change in the free energy. जबकि delta G naught जिसके ऊपर एक ये superscript मैंने नॉट का दिया है, 0 लगा दिया ऊपर, this is the change in the free energy under ideal conditions, जिसको हम स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज कहते हैं. और ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज तब होता है जब मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, मतलब दोनों इक्वल हो, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हूँ. तो यहाँ पर देखें वी हैव चेंज इन द फ्री एनर्जी इज नेगेटिव और साथ में उसकी एक वैल्यू है. चेंज इन द एनर्जी इज इक्वल टू G naught, standard free energy change, which has a positive value, right? And this is G naught because the molar concentration of the reactant and product is equal to 1. ठीक है. Then we have a state of equilibrium where we have molar concentration. यहाँ पे we don't have a very big change, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये तो standard condition में होता है जो कि theoretically possible है, लेकिन practically it's not possible, right? Practically इस वजह से possible नहीं है क्योंकि reaction keep on moving, ये stop नहीं होते. Then we have, you can see here कि यहाँ पर this equilibrium condition जिसके अंदर molar concentration the reactant and product is almost equal, ठीक है, 0.33 का बीच में difference है, it's almost equal. और यहाँ पर क्या होगा कि we will have the change in the free energy जब reactants और product दोनों equal होंगे, ये practical की बात कर रहे हैं हम. Then change in the free energy is going to be equal to 0. There will be no change in the free energy. 0 मतलब no change in the total free energy of a system. Okay.
और जब हमारे पास जो प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी देन G इज गोइंग टू हैव ए नेगेटिव वैल्यू क्योंकि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलने लग जाएगा. Okay, so this was the example of glucose 6-phosphate being converted into fructose 6-phosphate, right? और यहाँ पर you see, okay, इसको चल जाने दें, then we can. Okay, यहाँ पर you can see the same relationship again. We have standard free energy which is G naught, जिसके ऊपर नॉट का साइन लगा हुआ है. ये हमारे पास इसके कांस्टेंट है, टेम्परेचर का गैस का कांस्टेंट है. Then we have if the molar concentration reactant and product is equal, जब 1 और 1 थी मोलर कंसंट्रेशन दोनों की, then you know कि जब ये 1 होगी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी. नेचुरल लॉग हम 0 का लेंगे तो इट इज इक्वल टू 0. सो वी हैव ये हमारे पास तमाम वैल्यू जो सी मल्टीप्लाई होगी आपस में, तो दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज गोइंग टू बी 0. सो चेंज इन द फ्री एनर्जी इज गोइंग टू बी इक्वल टू स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, इसके ऊपर नॉट ऊपर आएगा, ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है. दिस इज नॉट GO. सो वी कैन प्रेडिक्ट, वी कैन से कि स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर जब गैस कांस्टेंट और जो हमारे पास जब गैस और जब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट होगा, मतलब इट इज नॉट चेंजिंग व्हेन इट इज कांस्टेंट, राइट. एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज 1, मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. देन the change in the free energy is going to be equal to the standard free energy change, and this we can predict only when everything is like working perfectly, but it doesn't happen actually in nature, right? So this was about standard free energy change. And okay, यहाँ पर आपके सामने relationship बताया गया है दोबारा between the standard free energy change and equilibrium constant, राइट. जब हमारे पास वो जो हमने पीछे एक की थी, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ. ओके राइट, दिस वन, ये वाली जब हमारे पास कंडीशन जो सी है वो इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है, ठीक है. इक्विलिब्रियम के अंदर ये इस वाली कंडीशन के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा. आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट दिस. ओके राइट, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर है, यू नो कि जब भी हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये हमारे पास इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर आ जाते हैं. जब इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाते हैं which has equilibrium constant which is equal to the molar concentration of the product over molar concentration of the reactant. इस वैल्यू को हम अपनी पिछली इक्वेशन के अंदर डालेंगे और यहाँ पर हमने change in the free energy is going to be 0. How? The standard free energy कि हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, चेंज इन द फ्री एनर्जी मैंने आपको बताया था कि जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये हो जाएगा तो हमने ये इक्विलिब्रियम की वैल्यूज जब आ जाएंगी तो मैंने आपको बताया था कि चेंज द फ्री एनर्जी इज गोइंग टू बी 0, राइट. पिछली वाली स्लाइड में ये बताया था चेंज इन द फ्री एनर्जी इज गोइंग टू बी 0. और हमारे पास जो रिलेशन थी एक्चुअल वो क्या थी, डेल्टा G नॉट इज इक्वल, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस कांस्टेंट्स नेचुरल लॉग मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टेंट्स. इसकी वैल्यू हो गई 0, यहाँ पर हमने 0 डाल दी. चेंज द फ्री एनर्जी इसको हम इधर ले जाएंगे, इट हैज ए पॉजिटिव वैल्यू. यहाँ पर दिस इज ये साइन चेंज हो जाएगा, इट्स गोइंग टू कैरी नेगेटिव वैल्यू. और यहाँ पे ये हमारे पास कांस्टेंट है गैस और टेम्परेचर का कांस्टेंट नेचुरल लॉग, और यहाँ पर वी हैव पुट दिस वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम ओवर हियर, राइट. अगर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 होगी देन चेंज इन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी 0, राइट. यानी मतलब ये कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर ये रिएक्शन मौजूद है. इफ द चेंज इन द फ्री एनर्जी इज गोइंग टू बी मोर देन 1 then delta G is going to be less than 0, which means the reaction is going to move towards the forward direction, right. If change in the if equilibrium constant जो है इसकी value less than 1 है, depending upon इस value के ऊपर, if it is less than 1 then change the free energy is going to be what, it's going to be more than 0, ठीक है. मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, ये फॉरवर्ड है ये रिवर्स है, यहाँ पर फॉरवर्ड के अंदर द वैल्यू इज गोइंग टू बी ए नेगेटिव नंबर, ठीक है. लेस देन 0 तो नेगेटिव होते हैं ना, और मोर देन 0 आर ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव, व्हिच मींस दैट दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस एंड दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस. ओके